सारे इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग और अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस था एक टेररिस्ट अटैक IC-814। बहुत ज़्यादा उसके अंदर मतलब जो 26/11 जैसा था, ये वाली जी जैसे IC-814 था। एक मैसिव सिक्योरिटी ब्लंडर नेपाल के एंड पे। उस टाइम पे टाई ऑफ में कितना ज़्यादा इफेक्ट आया और कैसे इंडिया ने फिर वो मैनेज करा। ये धुरंधर करके मूवी आई थी और उनको स्टार्ट ही IC-814 से दिखाया गया कि प्लेन हाईजैक और इंडियन सेंटिमेंट कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है उसके अंदर। सर सिक्योरिटी इश्यूज उसके बाद टाई अप्स वगैरह में कैसे आप लोगों ने, क्योंकि यू वर विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कैसे वो सब चीज़ें आपने उस टाइम पे हैंडल करी, क्योंकि हमारा तो पूरा नेशन उस टाइम पे। देखिए, ये बहुत घिनौना एपिसोड था जो हाईजैक किया हमारा प्लेन काठमांडू से, और इसमें एक व्यक्ति की किलिंग भी हुई पटियाल साहब की। हाईजैकर्स हाँ की। जी। और ऑब्वियसली हाईजैकर्स नेपाल एयरपोर्ट से ही चढ़े प्लेन में, पर गलतियां हमारी तरफ भी हुई क्योंकि प्लेन इंडिया में लैंड किया, वो यहाँ नहीं रुका गया, अल्टीमेटली जाके काबुल पहुंचा अफगानिस्तान में। तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत मेजर लैप्स था ये, जो अमृतसर में रिफ्यूलिंग जी जी जी। और मुझे लगता है कि इसके बाद बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए गए टू एंश्योर कि इस तरह का एपिसोड या इंसिडेंट कभी ना हो दोबारा। और मुझे पता है कि नेपाल सरकार ने नेपाल एयरपोर्ट पे काफी सिक्योरिटी बढ़ाई, और भारत के साथ एक समझौता भी हुआ। अगर आप नेपाल जाएं कभी, तो नेपाल से जब वापस हम इंडिया आते हैं तो एक सिक्योरिटी जांच तो नेपाल के पुलिस वाले करते हैं एयरपोर्ट के अंदर। एक सिक्योरिटी जांच हमारी होती है प्लेन में चढ़ने से पहले, एक लैडर वहां पे लगाया जाता है और एक रेस प्लेटफॉर्म पे एक और सिक्योरिटी जांच होती है। तो सिक्योरिटी की काफी इम्प्रूव सिचुएशन है, एंड टच वुड अभी तक ऐसा और कोई हादसा नहीं हुआ है। तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन भारत और नेपाल की बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है वो ओपन बॉर्डर है। आना जाना जो है बिना पासपोर्ट के आप जा सकते हैं और बिना वीजा के। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि सिक्योरिटी रिलेशनशिप जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के बीच में बहुत अच्छा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और है। सर एक और चीज कि एक जगह आपने कहा भी था कि जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, जो ये टेररिस्ट वगैरह है, ये यूजुअली एस्केप रूट थ्रू नेपाल लेते हैं। एंड हमारी डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मीडिया में आई। तो इसके बारे में हम ये सोचे कि जो कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट ये एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज, एंटी इंडिया एक्टिविटीज करा रही हैं, इनकी होल्ड नेपाल में ज़्यादा है या नेपाल की गवर्नमेंट का ज़्यादा डीपर इशू है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे ये चीज? नहीं, जो आप कह रहे हैं ये हुआ है पहले, जैसे फेक करेंसी बहुत आती थी जी नेपाल से, और इसमें जैसे पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व्ड होते थे, जी या कभी कभी टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते थे। कुछ टेररिस्ट लोग पकड़े भी गए हैं नेपाल में। तो इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं और इनमें सक्सेस भी मिली है, जी क्योंकि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों तरफ के जो हैं उनका इतना अच्छा एक कोऑपरेशन है। और नेपाल सरकार ने भारत को ये अश्योर किया है कि वो अपनी जो टेरिटरी है उसको किसी हालत में यूज करने नहीं देंगे किसी को, कि जिसमें भारत की कहानी हो या नुकसान हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कोऑपरेशन से काफी हद तक हम लोग जो है सिक्योरिटी सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। इंसिडेंट्स होते हैं कभी कभी, बट उन इंसिडेंट्स को सॉल्व करने के लिए जो जिस तरह का कोऑपरेशन हमें चाहिए वो मिल रहा है। सर एक आपके टाइम पे ब्लॉकेड को लेके काफी बड़ा चर्चा हुई थी कि ये ब्लॉकेड के अंदर इंडिया की जो स्ट्रेटजी, इट वाज नॉट ओनली अबाउट सप्लाईज बट कुछ गवर्नमेंट्स के बीच में डीपर टेंशन था। सो व्हाट वाज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड वो ब्लॉकेड के टाइम? जी, खैर ब्लॉकेड इज अ टर्म दैट पीपल इन नेपाल यूज। उनका मानना है कि भारत ने सप्लाईज बंद की थी, और हम लोग कहते हैं कि देखिए, ये आपके संविधान जब आप ड्राफ्ट कर रहे थे तो एक तबका जो था नेपाल का, जो मधेसी समुदाय है, वो लोग बहुत नाखुश थे, क्योंकि जो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग्स हुई थी कि संविधान में किस तरह का फेडरलिज्म आएगा, किस तरह का रिजर्वेशन आएगा,
किस तरह के आइडेंटिटी इश्यूज रिफ्लेक्ट होंगे, वो शायद पूरी तरह उसमें इंक्लूड नहीं किए जा रहे थे। तो जो मधेसी समुदाय था, जो तराई का समुदाय है जी, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जो मेन एक्सेस रूट है नेपाल का सामान के लिए या तेल के लिए, किसी भी गैस के लिए, वो तराई है। भारत से जो नेपाल का कनेक्टिविटी है तराई के थ्रू है। तो जो मधेसी समुदाय है ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे और काफी लोगों की हत्या भी हुई, काफी लोग मरे भी इसमें। जी, एग्जैक्टली। और ये जब संविधान अडॉप्ट हुआ तो प्रोटेस्ट और तेजी से बढ़ा। तो मतलब इन लोगों का जो डिमांड्स थी उनको एड्रेस नहीं किया गया, संविधान को काफी हतार में अडॉप्ट किया, उसके बाद प्रोटेस्ट और बढ़े। तो ये मधेसी समुदाय के लोग जो हैं, जो मेन चेक पोस्ट्स हैं जहां से सामान जाता है, वहां पे वो लोग बैठने लगे और इस तरह फिर वो सामान का आना जाना बंद हो गया। बहुत सारी लंबी लंबी किलोमीटर्स तक क्यूज हमारी तरफ लगने लगे, ट्रक्स के और ये टैंकर्स के और इस तरह। और हम लोग नेपाल हमसे कहता था कि आप भेजिए, ये हटाइए, आप ये जो मधेसी लोग हैं जो कर रहे हैं। और हम लोग कहते थे देखिए एक पॉलिटिकल इशू है आपका, आप उनसे बातचीत करिए और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई समाधान निकालिए, और तब ये ऑटोमेटिकली जो स्ट्राइक है या जो प्रोटेस्ट हो रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी और तो ऑटोमेटिकली सामान आ जाएगा। तो इस तरह का वो सिचुएशन रहा कुछ महीनों तक। सर, आपको लगता है कि मीडिया ने भी दोनों तरफ से कई इश्यूज को ऐसे बोला जो बड़े वो सेंसिटिव रहे और जिसकी वजह से रॉयट्स वगैरह डिस्टर्बेंसेस टाइप से काफ़ी आए? क्योंकि मेरे को याद है सर, 1998 में माधुरी दीक्षित जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि नेपाल तो इंडिया का पार्ट है और उसके ऊपर काफ़ी रॉयट्स हुए। शी हैड टू पब्लिकली इशू एन अपॉलजी। उसके सर 2 साल बाद ऋतिक रोशन की मूवी आई कहो ना प्यार है, तो जो कि उन्हें क्लैरिफाई करा कि मैंने स्टेटमेंट नहीं बोली कि एनी रॉन्ग स्टेटमेंट अगेंस्ट नेपाल, बट वो जब तक मीडिया ने वो आउट करी वहाँ पे राइट्स हुए, कुछ लोगों की डेथ भी हुई, स्टूडेंट्स ने काफ़ी प्रोटेस्ट भी करी। तो सर आपको लगता है कि मीडिया और ये सेलिब्रिटीज़ वाले इश्यूज़ को लेके पहले भी हो चुके हैं, ये इसकी वजह से हमारे टाई अप में थोड़ा इफेक्ट आता है, थोड़े इश्यूज आते हैं? मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने 2 इंस्टेंसेस सुनाए, मैं आपको एक सुनाता हूँ। जब अर्थक्वेक आया 2015 का, मैं राजदूत था वहां पे, तो भारत से बहुत सपोर्ट आया। हमारे सेना आए, हमारे इंजीनियर्स आए, हमारे डॉक्टर्स आए और मीडिया भी आई हमारी, हेलीकॉप्टर्स आए। तो मीडिया जो हमारी है वो फिर हेलीकॉप्टर्स जब सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे दूर दराज के इलाकों में, उनके साथ जाने लगे और इमेजेस और अपना रिपोर्ट्स वापस इंडिया में भेजने लगे। और आप जानते हैं कि इंडियन मीडिया नेपाल में बहुत पॉपुलर है, सब लोग देखते हैं। तो एक जो हमारी मीडिया का प्रोजेक्शन इंडिया में हो रहा था, उससे ये लग रहा था जैसे भारत सरकार ही सब राहत सामग्री और राहत में लगी हुई है, नेपाल सरकार नहीं कर रही है कोई खास काम, भारत ही कर रहा है। तो इससे बहुत रिजेंटमेंट हुआ नेपाल में। अच्छा। और नेपाल में फिर ये आने लगा कि भारत तो सब स्टैंडर्ड चीजें भेज रहा है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या भारतीय सेना तो आ गई है अब वापस नहीं जाएगी, या भारत ने तो एयरपोर्ट ले लिया है और किसी और कंट्री के प्लेन्स को नहीं आने देंगे या वापस नहीं जाएंगे। तो इस तरह की वहां पे या भारत के लोग आए हैं केवल भारतीयों को हेल्प करने के लिए आए हैं नेपाल के लिए। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मीडिया जो है बहुत पावरफुल मीडियम है। इससे अच्छे मैसेजेस भी जा सकते हैं और नेगेटिविटी भी क्रिएट हो सकती है। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, जो दूसरे कंट्री की साइकोलॉजी है उसको समझना चाहिए, और जो मीडिया हमारे फॉरेन कंट्रीज को कवर करता है उनको भी समझना चाहिए और उनको पूरी अच्छी तरह ब्रीफिंग होनी चाहिए बिफोर दे गो टू अनदर कंट्री कि क्या साइकोलॉजी है, क्या रिलेशनशिप है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है। इसी तरह एक और इशू है कि जैसे कोई इंडिया में अगर कह दे बुद्धा वाज बोर्न इन इंडिया, तो नेपाल में राइट हो जाती है, बिकॉज बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी विच इज नाउ इन नेपाल। तो ये एक साइकोलॉजी जो है भारत को बहुत जरूरी है समझना, सभी को, हमारे लीडर्स को, हमारे ब्यूरोक्रेसी को, हमारे मीडिया को, हमारे सेलिब्रिटीज को बहुत जरूरी है
क्योंकि इन लोगों की आवाज जो है बहुत दूर तक जाती है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए इसमें कोई गलती नहीं, गलतफहमी नहीं फैलनी चाहिए। एक और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के साथ, सबके साथ हमारा बाउंड्रीज को लेके इशू है ही है। पाकिस्तान के साथ ओवर कश्मीर, चाइना के साथ गलवान वैली में हमने सुना ही अभी, नेपाल के साथ काला पानी और लिपू लेक को लेके बहुत पुराना ये चल रहा है, और इसके ऊपर बांग्लादेश के साथ भी हमारा है। सर ऐसा क्यों है कि इंडिया के ही मेजॉरिटी नेबरिंग कंट्री, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिया, ख्याल से क्या मतलब, हमने इतने सालों में देखा कि इंडिया कभी किसी और को पेनिट्रेट करने की नहीं सोचता कि मैं उसकी बाउंड्री क्रॉस, बट हमारी बाउंड्री ही डिफाइन नहीं हो पा रही। आप इंडिया से फ्लाई करिए तो मैप चेंज हो रहा था इंडिया का। नहीं, देखिए ये जो है ना हिस्टोरिकल इश्यूज हैं, ये हमने इनहेरिट किए हैं ब्रिटिश इंपीरियल जमाने से। जी। जो बाउंड्री इश्यूज हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं लेगेसी इश्यूज हैं, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। बांग्लादेश के साथ तो हमने सॉल्व किया है, वो जो टेरिटरीज का इशू था वो तो एक कोर्ट के फैसले के बेसिस पे हो गया है, मतलब ये इशू सॉल्व हो सकते हैं। नेपाल में क्या कॉम्प्लिकेशन हुई कि पहले जो हमारी अग्रीड डिस्प्यूट थी वो एक केवल काला पानी को लेके थी, 30-35 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। 2020 में नेपाल की संसद ने इस डिस्प्यूट को बहुत एक्सपैंड कर दिया, ऑलमोस्ट 450 स्क्वायर किलोमीटर्स कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, केवल काला पानी नहीं, लिपू लेक भी हमारा है, लिम्पियाधुरा भी हमारा है, और उन्होंने कहा ये 1816 की संधि है, उसके हिसाब से हम ये क्लेम कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही हम लोग, भारत एक्सेप्ट ही नहीं करता है, क्योंकि 1816 के बाद बहुत ऐसी सारी डेवलपमेंट्स हुए हैं जी। जिससे क्लियर है कि लिपू लेक और लिम्पियाधुरा वगैरह भारत का हिस्सा है। और नेपाल में जो नया मैप उन्होंने 2020 में बनाया वो 2/3 से पास हुआ पार्लियामेंट में, तो उनका तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया है। जी। तो अब जो है किसी भी नेपाल सरकार को इतना इजी नहीं है निगोशिएट करना। आपका तो भाई संविधान आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप निगोशिएट करोगे, और जो भी नतीजा निकलेगा निगोशिएशंस में से उसको तो आपको 2/3 से पास करना पड़ेगा। आज की तारीख में ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी की सरकार है नेपाल में। हाँ जी। हालांकि अपर हाउस में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट फिर भी तो बहुत शक्तिशाली गवर्नमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये इशू जो है केवल निगोशिएशंस के जरिए ही सॉल्व होगा। तो निगोशिएशन अब शुरू करने चाहिए। अगर आप सरकारी तौर पे इमीडिएटली नहीं कर सकते तो ट्रैक 2 अप्रोच शुरू करें, नॉन गवर्नमेंटल अप्रोच शुरू करें, पर बातचीत शुरू करनी चाहिए। अभी हाल के ही 2-3 दिनों में ये फिर से एक इशू फ्लेयर अप हो गया है, क्योंकि अभी हमारी जो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे अग्रीमेंट हुआ है, तो लिपू लेक पास से जाते हैं। मैं भी गया था उस यात्रा में 1990 में, और नेपाल ने कहा भाई ये तो हमारा टेरिटरी है, आपने कैसे इसमें समझौता किया बिना हमसे पूछे। तो इस तरह के जो इरिटेंट्स हैं ये निकलते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अब बातचीत के जरिया सॉल्व करना है, तो अब बातचीत शुरू करने में कोई नुकसान नहीं है, अगर सरकारी तौर पे नहीं तो ट्रैक 2 पे। सर पर इतनी बातचीत हो रही है नेपाल से, क्योंकि नेपाल का एक और वो मीडिया के अंदर बड़ा आया है कि हमारी तो मीटिंग्स नहीं हो पा रही, हम उस लेवल की अभी तक डिस्कशन पे नहीं पहुंचे हैं इंडिया के साथ। नहीं, इंडिया देखिए दोनों देशों के लिए रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है जी। नेपाल के लिए भारत सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, और इंडिया के लिए नेपाल बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बातचीत का सिलसिला तो चलेगा हर लेवल पे। अच्छा। अभी आपको पता होगा कि जब उनके विदेश मंत्री यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नेपाल के जो है भारत भ्रमण पे आएंगे। अब कब आएंगे ये तो पता नहीं है। तो जो हमारे दोनों देशों के बीच में बहुत सारे संधि समझौते हैं, बहुत इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं, उन सब मैकेनिज्म्स को एक्टिव होना पड़ेगा, और वो सब काम चलता रहेगा। और हाई लेवल पे एक बहुत सब्सटेंटिव मीटिंग होगी जिसका प्रिपरेशन अभी से चालू है। तो मुझे लगता है कि वो नई सरकार जो नेपाल में आई है उसके साथ तेजी से आगे बढ़ेगा। सर एक चाइना का नेपाल में जो प्रेजेंस बढ़ रहा है वो एक स्ट्रेटेजिक मूव है, या मीडिया इज ब्लोइंग इट आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, इंडिया ओवरथिंक कर रहा है, क्या है वो एग्जैक्ट सिचुएशन? दोनों चीजें हैं। चाइना का रोल और इन्फ्लुएंस बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब ये वहां पे कम्युनिस्ट सरकारें थीं तब ज्यादा बढ़ा था। न केवल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी और समझौते हुए, बट पॉलिटिकल एंगेजमेंट बढ़ा काफी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में है।
और आदान प्रदान हुआ, वहाँ पे एक्सचेंजेस हुए और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए। शी जिनपिंग थॉट पे नेपाल के कम्युनिस्ट लोगों को सिखाया जा रहा था, और ये भी सिखाया जा रहा था कि किस तरह की रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन द कम्युनिस्ट पार्टी एंड द गवर्नमेंट। तो इस तरह का काफी स्ट्रांग एक रिलेशनशिप बना था जब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्रांग थी, और चीन की एक पॉलिसी थी कि सारे कम्युनिस्ट एलिमेंट्स को इकट्ठा करें और एक यूनाइटेड स्ट्रांग कम्युनिस्ट फोर्स बने। अब जब नया इलेक्शन हुआ तो इसमें कम्युनिस्ट पार्टीज तो बिल्कुल ऑलमोस्ट राउट हो गया उनका, और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहा। और दूसरा, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स थे, मेरे ख्याल से 9 या 10 प्रोजेक्ट्स अग्री हुए थे पहले जी। बट इस पे कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स एक तो बहुत एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि सब जो प्रोजेक्ट्स हैं ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट्स हैं जी। तो टेक्निकली, एनवायरमेंटली, फाइनेंशियली बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो नेपाल और चाइना का इसमें जो डिफरेंसेस हैं, नेपाल कहता है कि हमें आप ग्रांट पे दीजिए या कंसेशनल लोन पे दीजिए। चाइना कहता है कि ग्रांट या कंसेशनल लोन एक एलिमेंट हो सकता है, बाकी जो है वो कमर्शियल बेसिस पे होगा। तो इस तरह के डिफरेंसेस चल रहे हैं। मुझे जो लगता है कि जो नई सरकार आई है, ये एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बहुत हाईली कॉम्पिटेंट, एजुकेटेड और टैलेंटेड लोगों की गवर्नमेंट है, और मुझे लगता है ये लोग हर प्रोजेक्ट जो है उसको री एग्जामिन करेंगे कि भाई नेपाल को इसकी जरूरत है। जैसे कई वैनिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे हम बनटोटा एयरपोर्ट बना श्रीलंका में, जी जी। तो जरूरत है, टेक्निकली ये फीजिबल है, और इसका फाइनेंसिंग मोडालिटीज क्या होंगी, उस बेसिस पे नेपाल आगे बढ़ेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या चलता है। तो चाइना का रोल बढ़ा था, बट मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, उसका रोल इंडिया के साथ कोई तुलना नहीं कर सकता। 2/3 ट्रेड नेपाल का इंडिया के साथ है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है नेपाल में इंडिया का है। हाइड्रो पावर सेक्टर में इंडिया ने बहुत लगानी लगाई है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। हालांकि चाइना का रोल बढ़ रहा है। मीडिया ने एक और बहुत बड़ा इसके ऊपर काफी आर्टिकल्स वगैरह आए थे कि अर्थक्वेक के टाइम पे, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिजास्टर था नेपाल के लिए, बहुत ज्यादा ट्रैजिक था, इंडियंस जब सप्लाईज पे फ्रंट पे आए थे, चाइना का, हमने त्रिभुवन एयरपोर्ट टेक ओवर किया तो हम चाइना के एयरक्राफ्ट को लैंड नहीं होने देते। इसके ऊपर भी आया था कि उनकी सप्लाई हमसे बहुत ज्यादा नहीं, बहुत गलत फहमी थी। देखिए, हमारे एयरक्राफ्ट वहां 6 घंटे के अंदर पहुंच गए। अर्थक्वेक हुआ 12 बजे, इट वाज अ सैटरडे मॉर्निंग, आई वाज इन काठमांडू। शाम तक हमारे एयरक्राफ्ट राहत सामग्री लेके पहुंच गए। चाइना के एयरक्राफ्ट 3 दिन के बाद आए। शुरू में क्या हुआ, एयरपोर्ट सिविलियन कंट्रोल के अंदर था, तो हमें बहुत दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि हम लोग पास हैं नेपाल के, तो हमारे एयरक्राफ्ट जल्दी जल्दी आ सकते हैं। वहां के जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए थे, जो परमिशन देते थे एयरक्राफ्ट लाने के लिए, उन्होंने कहा, अरे अगर अब 2 एयरक्राफ्ट इंडिया के आए तो अब 2 चाइना के आने चाहिए, 2 कहीं और से आने चाहिए। तो इस तरह की थिंकिंग थी। फिर जब नेपाल सरकार ने एयरपोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नेपाल सेना को दिया, उसके बाद सिचुएशन वाज मच बेटर, और ये रिलीफ एक्टिविटीज बहुत तेजी से आगे बढ़ी। आपने बाद में एक चीज क्लियर भी करी थी, नेपाल मीडिया में आया था कि इन्होंने इतने एयरक्राफ्ट लैंड कराए हैं कि एयरपोर्ट में क्रैक्स आ गए। जो आपने बाद में जी, वो गलत था। कोई ऐसा क्रैक्स अगर होते हमारे एयरक्राफ्ट के साथ। एक और हमारी स्कीम थी नेपाल के साथ, बहुत अच्छी अग्निपथ स्कीम, जिसके बारे में आपने काफी कि अग्निवीर के लिए, वो अब उसके अंदर होल्ड आ गया है। नेपाल गवर्नमेंट ने उस पर स्टॉप लगाया कि हम नहीं करेंगे इसको सपोर्ट। सर, क्या रीजन है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो जो पेंशन मिलती थी आर्मी में, हमारे पहाड़ों में भी या हिमाचल में, उत्तराखंड में, आर्मी का एक बहुत चार्म होता है ज्वाइन करने का कि पेंशन मिलती है 15-20 साल की सर्विस के बाद। तो एक तो ये, अब अग्निवीर स्कीम में पेंशन नहीं है, एक ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि अग्निवीर स्कीम में 4 साल के बाद 75% जो रिक्रूट हुए थे वो वापस सिविलियन लाइफ में जाएंगे। अब नेपाल में ये डर था, ये उन्होंने फॉर्मली नहीं कहा है, बट इनफॉर्मली मुझे बताया गया है कि उनको एक डर है। नेपाल में एक बहुत बड़ी माओइस्ट इंसर्जेंसी थी, वायलेंट इंसर्जेंसी, 17,000 लोगों की मौत हुई, उसमें मारे गए। जी बिल्कुल। तो उनको लगता है कि 4 साल के बाद
ये यंग एक्स सोल्जर्स वापस आएंगे हमारी Arms कंट्री में, आर्म्स की अच्छी उनको ट्रेनिंग है और जॉब्स हैं नहीं, तो क्या होगा? तो हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो ये दो मेन कारण हैं मुझे जो लगता है। पर ये मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि जो ये एक ट्रेडिशन जो था, हम लोग गोरखास को रिक्रूट करते हैं, 200 साल से पुराना है। ये महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से चला आ रहा है और अंग्रेजों ने उसको और आगे बढ़ाया। और बहुत एक ये इम्पोर्टेंट कनेक्शन है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडियन आर्मी एंड द नेपाल आर्मी, इंडियन पीपल एंड द नेपालीज पीपल, और इसको बरकरार रखना चाहिए। तो हमें जो भी फैसिलिटीज हम अपने अग्निवीरों को दे रहे हैं, जैसे 4 साल के बाद उनको सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं उनमें रिजर्वेशन मिलता है, उनको रिक्रूट करते हैं, तो इस तरह की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं हमें इनको भी देनी चाहिए, ये हमें गोरखास लेके आनी चाहिए। हाँ जी। और जो भी हम कर सकते हैं इस ट्रेडिशन को कायम रखने के लिए हमें करना चाहिए। सर एक और गलवान वैली को लेके चाइना के साथ जो 2020 में हुआ, सर उसके बारे में, क्योंकि वो भी बड़ा टची टॉपिक था, उसके बारे में एक मूवी भी आ रही है सलमान खान की। सर वो बड़ा एक हमारे काफी जवान शहीद हुए, चाइना के भी काफी जवान मारे गए, बहुत ही एक वो अनफॉर्चुनेट एपिसोड था। सर वो एग्जैक्टली उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना कि हमारी वो क्यों वही वाली बाउंड्री वाली इशू चाइना के साथ भी शुरू हो गई है। देखिए, चाइना के साथ बाउंड्री इशू बहुत पुरानी इशू है और ये वो वॉर की तरह वो मतलब और जो भी हुआ, हमारे चाइना के साथ बहुत महत्वपूर्ण समझौते भी थे कि हम लोग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कैसे मेंटेन करेंगे बॉर्डर पे। ये जो गलवान का जो इंसिडेंट हुआ है बहुत ही अफसोसजनक इंसिडेंट था। इसमें खैर कोई हैवी वेपन्स की यूज नहीं किया गया है, तो क्योंकि भी हैव अ ट्रीटी की वहां पे आर्म्स नहीं होंगे। बट हो क्या रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में, ये डिफाइंड नहीं है। तो हमारी अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल है, उनकी अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये एक कॉमन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर हमारे लोग कहीं जाते हैं, पेट्रोल करते हैं, तो चाइनीज कहते हैं आप तो हमारे एरिया में आ गए, और चाइनीज इधर आते हैं तो हम कहते हैं आप हमारे एरिया में आ गए। तो ये एक सिचुएशन है और मुझे लगता है कि इस पे बातचीत के जरिए ही ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होनी पड़ेंगी। और ये जरूरी है कि ये जो निगोशिएटिंग प्रोसेस है हमारा कई लेवल्स पे है जी, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मिनिस्ट्री के लेवल पे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये रिजॉल्व हों, क्योंकि चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है भारत के लिए, और कोई इशू नहीं है हमारा चाइना के साथ, केवल एक ये बाउंड्री इशू है। तो ये जितनी जल्द से जल्द ये इशू रिजॉल्व हो उतना दोनों देशों के लिए अच्छा है। सर बट आपको लगता है कि ये है ट्रैक पे रिजॉल्व होने का? देखिए, प्रयास तो जारी है और अब चाइना के साथ रिलेशंस हमारे इम्प्रूव भी हो रहे हैं, आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ। आपने काठमांडू डिलेमा पब्लिश करी, क्या ऐसा हुआ सर 2025 में आपकी नई बुक आई शेयर्ड बॉन्ड्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंडिया नेपाल रिलेशंस इन अ टर्बुलेंट वर्ल्ड?